हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को काफ़ी विस्तारित ढंग से समझाने वाला हूं। एक एक प्रश्न आपके सामने में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी प्रश्न आपके दिमाग में डालने की गारंटी हमारी है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में शामिल है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, हमारे संविधान में कुल कितना भाग है। तो कुल भाग जिस वक्त हमारा संविधान बना था, तो कुल भाग उस समय 22 था। कितना था? 22 था। लेकिन अब पूछे तो बताना है 25 हो गया। कितना हो गया है? 25 हो गया है, यानी कि 3 भाग बढ़ गया है। तो भाग एक में कहेगा क्या है? तो भाग एक में याद रखना कि भाग एक में है संघ और भारत के संघ में शामिल उनके राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा भारत के संविधान के एक में लिखा है। संघ और उनके उनके राज्य क्षेत्र, संघ और उनके राज्य क्षेत्र के चर्चा भाग एक में है। अच्छा, भाग दो में क्या है? तो भाग दो में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता, यानी जिसको हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान का भाग दो में है। और भाग तीन में क्या है? भाग तीन में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है। और मूल अधिकार का संबंध इसका आर्टिकल भैया याद रख लेना, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में क्या है? मूल अधिकार है। मूल आर्टिकल का संबंध कहाँ है? किस आर्टिकल में है? 12 से 35। अच्छा, मूल अधिकार कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, भाग चार में क्या है? भाग चार बता दो। भाग चार में बच्चों नीति निर्देशक तत्व है, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। कितना है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है, तो मैं संविधान के बारे में कुछ और भी जानकारी देता हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं और भी बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर कहेगा कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। अच्छा, भारत का संविधान बनने में खर्च कहेगा कितना हुआ था? भारतीय संविधान के बनने में खर्च कितना हुआ था? तो खर्च आपको याद रखने का एक ट्रिक है। 6 रुपया में 3 रुपया को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का क्यों करेंगे? तो 9 नमा 81 नमा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। बीच में 6 लगा दीजिएगा। 63,96,729 हो गया। टोटल रुपया पाई पाई खर्च एक एक रुपया का हिसाब हो गया। यानी कि उस समय खर्च कितना हुआ था? 63,96,729 रुपया भारत के संविधान बनने में खर्च हुआ था। ये बात हो गया। अच्छा, भारत का संविधान टोटल बनने में कुल समय कितना लगा था? तो समय आपको याद रखना लेना है कि भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 18 दिन लगा था। 17 या 18 दिन लगा था भारत का संविधान बनने में। ये भी बात आपको याद रख लेना है। भारतीय संविधान का जनक कहेगा किसको कहते हैं? जनक बता दो। जनक बता दो। तो भारतीय संविधान का जनक हम लोग BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग कहते हैं। तो ये बात आपको याद रख लेना है। और भारत का संविधान कहेगा कि कितने देशों से लिया गया है? तो भारतीय संविधान जो है कुल 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है? 60 देश से लिया गया है। कहाँ से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो चलिए, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। तो मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैं कई बार बताते रहता हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करते जाइएगा। और रोज़ क्लास का PDF मैं आपको बता दूं कि आपका टेलीग्राम चैनल ITI HASKI दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत में
योजना आयोग को किसके द्वारा हटाया गया था? आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो योजना आयोग का सबसे पहले तो जान लो कि गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का जब गठन हुआ था तो योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाया था? 51 से 56 तक चलाया था। कब तक चलाया था? 51 से, यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तब तक ये चल ही रहा था। लेकिन 1 जनवरी याद रखना, 1 जनवरी 2015 को जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर के भाषण दिया, कहा कि भाइयों बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, इसको हम समाप्त कर रहे हैं और इसके जगह पे हम लोग नीति आयोग ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? नीति आयोग ला रहे हैं। तब से योजना आयोग के जगह पर कौन काम कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। इसका गठन पूछेगा कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसका गठन कौन किया था? तो पीएम किया था नरेंद्र मोदी कहा था। और कहा था कि मैं नीति आयोग का पूछेगा कि अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। तो नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा था, मैं योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग ला रहा हूँ, जिसका अध्यक्ष मैं स्वयं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहूँगा और जिसका उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अध्यक्ष इसको बनाया गया और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। ठीक है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग यह जो है नीति आयोग, इसको भारत का ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है? तो नीति आयोग करती है। तो आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में बता दो कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछागा, अध्यक्ष बता दो। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी, क्या बताना है? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। थोड़ा मैं आपको लोक लेखा समिति के बारे में बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति क्या होता है? जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैग के नाम से जानते हैं। तो चलो, क्या है ये कैग? ये कैग को जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत में सबसे जिम्मेवारी वाला पद अगर कोई है तो वो क्या है? कैग का है। ये कथन किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यह 49 से आर्टिकल 149 से लोक लेखा समिति आर्टिकल 149 से 152 के बीच में है। 149 से 152 के बीच में क्या है? लोक लेखा समिति का गठन की बात करता है। और ये लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? तो लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है, इनका कार्य होता है कि सरकार जो बना है वो कितना रुपया खर्च करता है और कितना रुपया उन सारे हिसाबों का लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है? तो लोक लेखा समिति कहता है। और लोक लेखा समिति में टोटल 22 लोग होता है। कितना लोग होता है? टोटल 22 लोग होता है, जिसमें 15 गो होता है, 15 गो सत्ता दल पार्टी का लोग होता है। और 15 5 20 2 22 7 जो होता है विपक्षी दल का लोग होता है। तो टोटल 22 लोग इसमें शामिल होता है लोक लेखा समिति में। और ये सरकार के खर्चों के नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य करती है। तो आपको ये बात याद रखना है। और लोक लेखा समिति के बारे में याद रखना कि इसका कार्यकाल बता दो। तो इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष से 65 वर्ष तक का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 से 65 वर्ष का होता है। आपको ये बात याद रख लेना है। और लोक लेखा समिति का कहेगा कि नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लोक लेखा समिति को कहेगा कि नियुक्ति हो गया तो इसको हटाने का प्रावधान क्या है? इनका हटाने का पार वही है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब पर लागू होता है, यानी महाभियोग के जरिया इनको हटाया जाता है। अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुकी है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकतर शिलालेख जो लिखे गए हैं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अशोक अशोक का क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग युद्ध अशोक का कलिंग युद्ध की जानकारी कलिंग युद्ध की जानकारी कलिंग युद्ध की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलता है। कलिंग युद्ध की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलता है, तो आपको बताना है कि 13वां अभिलेख से। कितना बताना है, 13वां अभिलेख से अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है। और सम्राट अशोक के बारे में आपको कई सारा प्रश्न आपको याद रखना होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर वो कौन कौन सा काम किया है। तो सम्राट अशोक के बारे में याद रखना, इन्होंने सांची का स्तूप बनाया। कौन सा स्तूप बनाया, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। और सांची का स्तूप कहाँ बनाया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सतना में। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में एक्यूरेट अगर गांव पूछे तो क्या बताना है, सतना में बताना है। तो सांची का स्तूप बनाया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि अशोक ने टोटल कितने स्तूप बनाए हैं, तो अशोक का ने टोटल 84,000 स्तूप बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 84,000 स्तूप अशोक ने बनाए हैं। अच्छा, सांची का स्तूप का पुनः निर्माण कौन किया है, तो सांची के स्तूप का पुनः निर्माण बता दो। तो सांची के स्तूप का पुनः निर्माण जो किया गया है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया है। वही पुष्यमित्र जो शुंग वंश के शासक थे, उनके द्वारा सांची के स्तूप का पुनः निर्माण किया गया है। अच्छा, भरहूत का स्तूप बताओ कहाँ है, भरहूत का स्तूप बता दो कि भरहूत का स्तूप कहाँ है। तो भरहूत का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के, ये भी रायसेन में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना में है। ये भी अब आपको याद रख लेना है। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांची का स्तूप का फिगर हमको कहाँ देखने मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। तो सांची का स्तूप का फिगर आपको ₹200 के नोट पर आप जा कर के देख सकते हैं कि सांची के स्तूप का फोटो बना हुआ है, तो आप उनको जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना होगा। अच्छा, अमरावती का स्तूप बता दो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये रहा दोस्तों आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह जो संबंधित था वो नील की खेती से था। किससे था, नील का खेती से था। तो आप लोग जानिए पहले कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये 1917 में हुआ था। और फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है इस चंपारण में का स्थानीय किसान कौन था, तो यहाँ का स्थानीय किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला। और यहाँ पर क्या करवाया जाता था, यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। क्या कराता था, नील का खेती करवाया जाता था। इसी नील के खेती के नियम को, पद्धति को हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 कठिया पद्धति। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे है, तो आपको बताना है चंपारण के किसान से है। किससे है, चंपारण के किसान से है। आपको ये बात याद रखना है। तो जब महात्मा गांधी ने जब राजकुमार शुक्ला ने अंग्रेज़ों से बात किया कि इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ का फसल खराब होता है, तो अंग्रेज़ों ने इनकी कोई भी बात नहीं मानी। तो राजकुमार शुक्ला ने किसको बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला यहाँ के स्थानीय किसान ये महात्मा गांधी को आग्रह करके यहाँ पर बुलाए। कौन आए, महात्मा गांधी आए। और महात्मा गांधी आने के बाद में यहाँ से इस के किसानों को इस 3 कठिया पद्धति से क्या दिलाया, मुक्ति दिलाया। तो ये सब देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इतना दिन से हम लोग जो काम कर रहे थे, जो कर रहा था यहाँ के किसान लोग, और उससे कुछ नहीं हुआ, और गांधी जी आए एक ही बार में कर दिए। तो इनसे खुश होकर गांधी जी ने गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया। का ये गांधी नहीं है, जरूर कोई महात्मा है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था, तो महात्मा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था, रविन्द्रनाथ
टैगोर था। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन में दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन में दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी बदले में महात्मा गांधी ने उपाधि दिया था गुरुदेव का। किसका? गुरुदेव का। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो भारत में सबसे लंबी नदी आपको बता देना है कौन सी है? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा पूछेगा कब मिला था, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था। और गंगा नदी की लंबाई अगर पूछा जाए कितना है, तो लंबाई इसकी याद रखना 2525 किलोमीटर है। कितना है? 25 किलोमीटर है। गंगा नदी कहेगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिहार में याद रख लेना बक्सर जिला में एक जगह है चौसा। कहाँ है? चौसा। यहाँ से जो कहाँ है? बक्सर में है। तो बक्सर के बगल में है, बक्सर जिला में एक जगह है चौसा। यहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी के बीचों बीच गंगा नदी हाँ के हाँ, गंगा नदी से इतना ही याद रख लेना है। अच्छा, गंगा नदी का पानी में कहेगा कीड़ा क्यों नहीं लगता है या खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि गंगा नदी के पानी में T2 या T4 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जिसके कारण यह पानी खराब नहीं होता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, नर्मदा नदी से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को हम लोग मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहेगा किस नदी को हम लोग कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और भी बात मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा नदी पर कहेगा कि कौन सा बांध है, तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध कहेगा किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यमुना नदी को याद रख लेना कि यमुना नदी को यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यमुना नदी क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। आपको ये बात याद रखना। और गंगा के बारे में तो बता ही दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। कहाँ? असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी से एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूछेगा कहाँ गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी से आप एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहेगा हम लोग क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन याद रखना कि कौन सी नदी गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी यही नदी जो है यह किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ तक अगर आपको प्रश्न समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। आपको ये बात याद रखना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी बात मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान का 73वां ये है, तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन किससे है? नगर निगम से। किससे है? नगर निगम से है। नगर निगम से है। आपको ये बात याद रखना है। पहला पंचायती राज के तहत पहला पंचायती राज भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था या लगाया गया था? तो आपको बताना है राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर जिला में लगाया गया था
पहला पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता। किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लागू किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। पहला नगर निगम पूछेगा कहाँ लागू हुआ था, तो मद्रास में। कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में लागू हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, और पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो टोटल अनुसूची की अगर बात किया जाए तो टोटल अनुसूची कितना है? अभी वर्तमान में 12 है, पहले 8 था और यही जो अनुसूची की बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची, तो 100 से 7, 100 से सूची, तो 7वीं अनुसूची में हाँ 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 3 गो सूची का बात होता है और केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अनुसूची नंबर 12, अनुसूची 12, तो 12वां अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था से है। 12वां अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। आपको ये बात याद रख लेना। नहीं, 11वां अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वां अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निगम से है। तो नगर निगम 12वां अनुसूची, 11वां पंचायती राज। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता हूँ इसी तरह के। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।